हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छे से आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में चल रही होगी और होप सो चल नहीं रही होगी। अब तक आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था, एक वादा किया था कि भाई मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में हम बोर्ड में किस तरीके से कॉपी को प्रेजेंट करें, ताकि हमारा जो मार्क्स है अगर वो 60% या 70% तक आने वाला हो तो वो जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो करके 90% तक पहुंच जाएगा। सो आज हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करने वाले उन सारे पॉइंट्स के, उन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक वीडियो के द्वारा शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है या कोई ऐसा है जो पहली बार अभी चैनल पे विजिट कर रहा है, जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो को, वो जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो का लिंक दे देता हूँ। ओके, बाकी इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक करके हर पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ साइड में लिख के रखा है, वो मेरे सामने ही यहाँ पे रखी हुई सारी चीजें। एक एक करके हम पढ़ेंगे, उन सारी चीजों को यहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो आपके पास एक अच्छा सा कार्डबोर्ड होना चाहिए। एंड बता देता हूँ, आप लोगों को पता होगा बट बता देता हूँ फिर भी, कि कार्डबोर्ड जो है वो आपको एकदम ट्रांसपेरेंट हो और एकदम व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट चाहिए। कई बार क्या होता है कि व्हाइट कलर में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, कुछ व्हाइट कलर होते हैं जो काफी गफ होते हैं, यानी कि वो ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं दिखाई देती है, वो आर पार नहीं दिखता। तो वैसा बोर्ड आपको नहीं लेना है, आपको एकदम ट्रांसपेरेंट व्हाइट बोर्ड लेना है। देन आपके पास एटलीस्ट 3 ब्लू पेन होना चाहिए, वो भी एकदम न्यू, ताकि अगर कोई एक धोखा दे तो बाकी आपका साथ चले। ठीक है, मेरा अगर मैं अपना बताऊं तो गोल्डेक्स जो एक कंपनी है, इस कंपनी का पेन मैं काफी ज्यादा यूज करता हूँ, मेरा पर्सनल चॉइस है ये। अब सारे लोगों को ये फिट नहीं बैठता क्योंकि इसका कुछ ऐसा डिजाइन ही ऐसा, बट मुझे काफी अच्छा होता है, मेरे हैंड में काफी फिट बैठता है। सो मैंने अपना जो 10 का बोर्ड एग्जाम दिया था, 12th का बोर्ड एग्जाम दिया था, मैंने उस सारे बोर्ड एग्जाम्स में इसी पेन का मैंने यूज किया है। आप भी इसको कर सकते हो। अदरवाइज एक नया पेन मुझे मिला है अभी, जो कि यूनोमैक्स कंपनी के नाम से, आप देख सकते हो, ये यूनोमैक्स अल्ट्रॉन करके एक कंपनी है, ये आपका पेन हमारे पास है। ये दो पेन्स में इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इन दो पेन्स में सबसे जो बड़ी बेनिफिट आपको मिलने वाली है कि आपको कहीं पे भी इंक वाला प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। होता क्या है कभी कभी कि इंक हमारा ना छिटक जाता है लिखते लिखते, जिससे कॉपी गंदी हो जाती है। सो वो हमारे पास नहीं होना चाहिए। सो आपके पास एटलीस्ट 2 या 3 ब्लू पेन होना चाहिए। एंड ब्लैक पेन आप एक रखो तो भी चलेगा, बट मेक श्योर कि वो चलने वाला पेन हो, काफी अच्छा। ठीक है, ब्लैक पेन भी आप इसका ले सकते हो या फिर एक ही ये भी ले सकते हो। गोल्डेक्स में रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसलिए यहाँ रखा हूँ, ये रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं इस कंपनी का पेन, इसमें लीड काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। देन पेंसिल होना चाहिए आपके पास, शॉर्पनर, इरेजर सब मौजूद होना चाहिए। एक और चीज है यहाँ पर जो मैं नहीं लेकर के बैठ पाया क्योंकि मुझे मिल नहीं पा रहा था, वो होता है स्केल। तो स्केल आपको यहाँ पर एकदम जरूरी है, होना ही चाहिए। बट चलिए सर, स्केल नहीं हो तो क्या करेंगे? सर मेरे पास अब स्केल नहीं है, उसका हम क्या कर सकते हैं? तो उसका भी अल्टरनेटिव मैं बता दूंगा, बिना स्केल के भी आप किस तरीके से अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाओगे, नो डाउट। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि मैं प्रैक्टिकली आपको चीजें करके दिखाऊं, कुछ यहाँ पे एक दो सेट्स है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देख के बताओ दोनों में सबको क्या अच्छा लगता है। ओके, ये एक पेपर प्रेजेंटेशन है मेरा, एक स्टूडेंट का ही है जिसने एक टेस्ट दिया था मैथ्स का। ओके, सिर्फ पेपर, इसमें देख सकते हो कि मार्जिन ऊपर की तरफ की गई है, एक मार्जिन इधर साइड में लेफ्ट साइड में की गई है, बाकी नीचे बॉटम में राइट साइड में कोई भी मार्जिन नहीं है। बट नोट करने वाली चीज ये कि राइट साइड में यहाँ पे रफ का एक सेक्शन बनाया गया है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और सभी बच्चों को मैं कहता हूँ कि ये रफ आपका होना चाहिए। देखिए काफी खूबसूरती से ये प्रेजेंट किया गया, यहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर्स लिखे गए हैं। बाकी ये है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, तो ये कॉपी हो गया, जो आप ऐसे अगर देखोगे तो आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब जरा सोचो, ये सेम कॉपी अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के पास जाता है तो क्या उसे अच्छा नहीं लगेगा ऐसा कॉपी देख करके? तो इसी तरीके का कुछ कॉपी हमें रिप्रेजेंट करके आना है बोर्ड एग्जाम में, ताकि हमारे मार्क्स जो है काफी अच्छे तरीके से आ जाए। ओके, होप सो। ये एक है, इसके अलावा मैं सेम स्टूडेंट का कॉपी दिखाता हूँ, एकदम सेम स्टूडेंट है, कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं है यहाँ पर, उसी स्टूडेंट का ये कॉपी है। हैंडराइटिंग सेम आप देख सकते हो, बट इसमें आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे ऊपर में मार्जिन है, ना ही लेफ्ट साइड में मार्जिन है। इसमें आपको मार्जिन कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे, हर एक पेज हम यहाँ पे आपको चेक करा देते हैं। अब आप ये बताओ कि इन दोनों में आप किसको ज्यादा प्रीफरेंस दोगे? ओके, हैंडराइटिंग के मामले में दोनों सेम है, हैंडराइटिंग आपको सेम देखने को मिल रही है, बट फिर भी अगर हम प्रीफरेंस में लेके जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द लोगों का वो होगा कि भाई जिसमें मार्जिन किया गया है वो एक चीज है, वो काफी अच्छी लग रही है। ओके सर, इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि मार्जिन तो हमें एटलीस्ट करना ही है। देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि भैया हमें कॉपी रखनी है नीट एंड क्लीन, ये होगा हमारा सबसे पहला पॉइंट। अब नीट एंड क्लीन रखने का मतलब क्या हुआ, फूल पत्ती सजा दे? नहीं, नीट एंड क्लीन रखने का बहुत सिंपल मतलब है, आपको मार्जिन का यूज करना है। अब मार्जिन का यूज करें भैया,
भैया प्रॉब्लम ये होता है ना कि अगर हम 4 साइड मार्जिन करने, अगर हम यहाँ भी मार्जिन देंगे, ऐसे ये भी मार्जिन देंगे, ये भी मार्जिन देंगे, ये भी मार्जिन देंगे, भैया टाइम काफी लग जाता है भाई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर। तो क्या करें हम? सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ, अगर आप चारों साइड मार्जिन नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट मेरा रिकमेंडेशन है आप एक टॉप तो मार्जिन दो हो देना आपको कंपलसरी है, टॉप में आप मार्जिन बिल्कुल दीजिए। देन दूसरा मार्जिन आप या तो लेफ्ट साइड करोगे या फिर यहाँ पे राइट साइड करोगे, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो। क्योंकि देखो, अगर आप सारे जवाब को उर्दू में लिख रहे हो, देन आप उर्दू राइट साइड से लिखाता है तो आपका मार्जिन राइट साइड में कंपलसरी हो जाता है। बाकी आप हिंदी या इंग्लिश का बात करोगे तो हिंदी या इंग्लिश हम लोग लेफ्ट साइड से लिखते हैं, उसके लिए हमारा लेफ्ट साइड में मार्जिन होगा, मैथ्स में भी वही होने वाला है। तो ये हम लोग एटलीस्ट करके चलेंगे। ओके सर ठीक है, हमने मार्जिन कर लिया, अब क्या करना है? मार्जिन कर लिया, एंड मार्जिन किससे करना है? पेन का यूज नहीं करना है मार्जिन करने के लिए, मार्जिन करने के लिए हमें पेंसिल का यूज करना है। बट मेरा यकीन मानो, अगर आप चारों साइड मार्जिन करते हो तो मैक्सिमम आपको जो है 5 से 7 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट दे दिया जाता है स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अब यहाँ से हम इस 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करते हैं, इन दौरान क्या करना है आपको पेपर के साथ, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आपको अपना प्रॉपर स्ट्रेटेजी इसी दौरान बनाना होता है। यहाँ पर 15 मिनट पहले ही आपको ये इस तरीके का पेपर, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, तो ऐसा ही आपको 7-8 पेज का एक तरीके का कॉपी बना के आपको दे दिया जाता है, जिसमें आप बोथ साइड करके मार्जिन करोगे तो आपको 14 पेजेस पड़ेंगे, जो ऑलरेडी आप आसानी से 5 से 7 मिनट में कर लोगे। रिकमेंडेशन यही है कि आप इस तरीके से चारों साइड में आप करो। हो गया सर ठीक है, आप मानिए मेरे पास स्केल नहीं है तो हम क्या करेंगे? ओके सर, स्केल नहीं है तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो साइड में ध्यान मत देना क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था एक सटीक पेपर। मान लो ये पेपर हमारे पास है, हमारे पास स्केल नहीं, हम क्या करेंगे? हम सिंपल से इसे इतना फोल्ड करेंगे, जितना हमें मार्जिन लेना हम उतना इसको फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम इसको दाग देंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसको भांज भी बोल सकते हो, भांज देना भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। देन इस साइड में भी हम सेम वही काम करेंगे। ये जो मेथड्स है ना, ये मुझे कॉलेज में जब मैं गया था तब मुझे पता चला था, वहां पे एक मैम ने बताया था मुझे कि मेरे पास स्केल नहीं था, मार्जिन नहीं कर पा रहा था। मैम ने बोला कि आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी आपका कॉपी खूबसूरत दिखेगा। एक बार नीचे से आप कर दोगे, आप एक साथ तो 3-4 पेजेस लेके कर सकते हो ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बार आप ऐसे ऊपर से कर दोगे, देन अगर आप इसे ओपन करोगे तो आप ये पाओगे कि आपका कॉपी ऑलरेडी खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि आपका मार्जिन देखो, आपको अंदाज हो चुका है कि हाँ मेरा मार्जिन ऑलरेडी पड़ चुका है, मेरे पास यही एरिया है जिस एरिया के बीच में मुझे आंसर लिखना है। चलिए सर ठीक है, अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आंसर में क्या करना है आपको। ओके, पहला बात आपको मैंने बता दिया, नीट एंड क्लीन आपको रखना है। दूसरा बात हम यहाँ पे बता देते हैं कि आपको डायग्राम बनाना है कॉपी में जहां भी जरूरत हो। अब डायग्राम में मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ जियोग्राफी के मामले में, क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें हैं जहां पे डायग्राम की हमें जरूरत पड़ती है। एक जियोग्राफी हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया लाइफ साइंस। तो इन दो चीजों में जहां पे भी अगर छोटा छोटा यानी कि स्मॉल स्मॉल अगर आपको दिखता है कि आपको डायग्राम बनाना है, तो आप प्लीज बनाए एंड मेक श्योर कि वो डायग्राम आप पेंसिल से बना रहे हो, एंड उसको बनाने के बाद ऐसे डब्बा में आपने उसको बंद कर दिया है ताकि वो कहीं निकल के भाग ना जाए और एग्जामिनर उसे अच्छे से देख ले, ठीक है। ये करना है डायग्राम के मामले में। इसके बाद सर अब हम यहाँ बात करेंगे आंसर रिप्रेजेंटेशन में। देखो हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस मौजूद होते हैं क्वेश्चन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इस तरीके से करके हमें आता है। सबसे पहला चीज जो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमने एक सेक्शन पकड़ा, मान लो हमने सेक्शन ए का आंसर देना स्टार्ट किया है, तो हमें सारा आंसर सेक्शन ए का कर लेना है, हम तभी दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अगर मान लो नहीं आता है तो हम वहां पे जगह को छोड़ देंगे, उसके बाद हम दूसरे सेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके 2-3 फायदे, इससे फायदा ये होगा कि आपका जो कॉपी में अरेंजमेंट है, नंबरिंग आपका काफी लाइन वाइज दिखाई देगा, जिससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी। ओके, मान लीजिए सेक्शन ए में एमसीक्यू है, आपको यहाँ पे हेडिंग लगाना, आपको एकदम बीच में कॉपी के बीच में ऊपर में हेडिंग लगाना है सेक्शन ए। इसको अच्छे से खूबसूरती से अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिलहाल हैंडराइटिंग मेरी निगलेक्ट कीजिएगा, ओके, क्योंकि जिस चेयर पे मैं लिख रहा हूँ वो काफी उबड़ खाबड़ है। सेक्शन ए, उसके बाद हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे। अब मान लो आपका वो एमसीक्यू दिया है तो हम एमसीक्यू हेडिंग लगाएंगे, इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 1, तो हम यहाँ पे देंगे क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा हो गया, इसको ऐसे हम डबल अंडरलाइन कर देंगे। मैं हमेशा करता हूँ ताकि हाईलाइट रहे। हो गया। अब ये जो हमारा पूरा सेक्शन नीचे आने वाले, इसमें हम एमसीक्यू देंगे। अब देखो क्या करना है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसके नीचे मान लो आपके पास इस तरीके से नंबरिंग, 1 नंबर, आप 1 नंबर 2। अब मानो 1 नंबर का जो आंसर हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो एरो दे के ऐसे लिखोगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये मेरा खुद का पर्सनल तरीका है जो मैं यूज करता हूँ, इससे काफी है। फिर अगर मान लो ऑप्शन नंबर 2 का आंसर ए है तो ऐसे देंगे, ओके। ऑप्शन नंबर ए दिया, मान लो बी का जो आंसर है वो केमोनेस्टिक मूवमेंट हो, सो कुछ भी हो सकता है, मैं लाइफ साइंस दिमाग में रहा है तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तो हम ऐसे लिखेंगे केमोनेस्टिक मूवमेंट। अब मान लो कुछ हिस्ट्री का आंसर है,
कोई डेट है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि हाँ 1816 में हमारा रिविजन स्टार्ट हुआ था। ये ऐसे आंसर होगा। इससे क्या होगा, एकदम उसको देखा चाहिए एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 ओके ओके ये ठीक है, ये ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया। आपका 15-20 नंबर जो भी एमसीक्यूज में नंबर होंगे वो आपको पूरा मिलेंगे, एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन एमसीक्यू में एक चीज आपको यहाँ पर गार्ड बांध के रखनी है, वो है लाइफ साइंस के बारे में, कि भाई लाइफ साइंस का अगर एमसीक्यू हमारा है तो हम उसे सेंटेंस में करेंगे। बहुत सारे बच्चे इस चीज को गौर नहीं करते हैं कि ऊपर में लिखा रहता है राइट द आंसर, चूज द आंसर एंड राइट इन कंप्लीट सेंटेंस। ओके, तो उसमें क्या करना है सर, जैसे मान लेते हैं हम लोग, हमें केमोनेस्टिक मूवमेंट का ही आंसर, हम पूरा एक आंसर लिखेंगे इस तरीके से कि केमोनेस्टिक मूवमेंट। ओके, केमोनेस्टिक, स्पेस आपको मेंटेन करना है हर वर्ड के बीच में, एकदम सटा करके नहीं लिखना ताकि वो क्लीन हो। केमोनेस्टिक मूवमेंट फाइंड्स इन, हम लिख सकते हैं कहाँ पाया जाता है हमारा, फाइंड्स इन। अब मिमोसा पुडिका, लाजवंती का पौधा हम यहाँ पे नाम लिख देते, वो मुझे एक नाम याद आ रहा है, लाजवंती। ओके, लाजवंती प्लांट, इस तरीके से करके हो गया। सो यहाँ पे मेन चीज क्या था, मान लो इस पूरे में क्वेश्चन के आंसर में मेरे पास मेन चीज था केमोनेस्टिक मूवमेंट, तो मैं क्या करूंगा, केमोनेस्टिक मूवमेंट को ऐसे अंडरलाइन कर दूंगा। अगर लाजवंती प्लांट होगा तो मैं उसे अंडरलाइन कर दूंगा, और बाकी फॉर्मेट हमारा ऐसे रहने वाला है। 1 का हम बी यहाँ पे आंसर कर रहे थे, केमोनेस्टिक मूवमेंट फाइंड्स इन लाजवंती प्लांट, एंड देन जो मेन वहां पे जो मेन आंसर था एक्चुअल जो हमने एमसीक्यू से चूज किया था उसको हम अंडरलाइन ऐसे कर देंगे पेंसिल से, वो खूबसूरत दिखेगा ज्यादा। अदरवाइज आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, अगर आपने ब्लू पेन से लिखा तो आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। और ब्लू पेन से लिखा कि आपको ब्लू पेन से ही आंसर लिखना है, ब्लैक पेन आप हेडिंग देने के लिए यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको आंसर सारा का सारा ब्लैक में लिखना है। इससे रिप्रेजेंटेशन में ना इफेक्ट, मतलब एक ये कह सकते हो कि सामने वाले के ऊपर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है इस चीज का। ओके, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ 4-5 पॉइंट हमने कवर अप कर लिए। मैं सारा पॉइंट्स आपको ऐसे बुलेट पॉइंट्स बना करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हमने यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें क्लियर कर लिया। हमने पहला पॉइंट मार्जिन एंड नीट एंड क्लीन, उसी में हमने मार्जिन के बारे में डिस्कशन कर लिया। तीसरा पॉइंट मान लो डायग्राम का था जो हमने बता दिया आपको। चौथा पॉइंट हमने प्रेजेंटेशन में कैसे आपको सेक्शन कैसे प्रेजेंट करना है एमसीक्यू के बारे में बता दिया, जिसमें एक स्पेशल था हमारा लाइफ साइंस, वो हमारा हो गया। ओके सर, चलिए ठीक है। अब ये हमारा एक, मान लो यहाँ तक हमारा एक सेक्शन कंप्लीट, फिर हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और यहाँ से हम पूरा एक लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। मतलब जैसे ये एक सेक्शन एंड हो जाता है, आपको दूसरा सेक्शन स्टार्ट करने से पहले एक हेडिंग लगाना है, मतलब एक मार्जिन लाइन पार देना है। सेक्शन ए खत्म हो गया सर, ओके, यहाँ पे हमने एक लाइनिंग दे दिया, उसके बाद हम यहाँ पे हेडिंग देंगे सेक्शन बी। ओके सर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सिंपली करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर देना है मुझे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 डबल अंडरलाइन। एंड सपोज मान लो यहाँ पे फिर एक नंबर क्वेश्चन हमारे पास एक नहीं हो सकता, ए भी हो सकता, बी भी हो सकता है, वो नंबरिंग आप देख लोगे कि एक्चुअली में क्वेश्चन में कौन सा नंबरिंग दिया गया है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 1, फिर से हम एक बार एरो खींचेंगे। मान लो यहाँ पर मुझे एक नंबर सवाल है, या यहाँ पे एक नंबर नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 था, एरो खींच के हम यहाँ पे हेडिंग देंगे। कुछ भी सवाल हो सकता है, मान लो जैसे कि ज्योग्राफी से सवाल आया कि आपको ट्रोपोस्फेयर के बारे में कुछ बताना है, तो यहाँ पर आप हेडिंग दोगे ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ओके, सो ये आपने हेडिंग दिया, स्पेलिंग गलत हो गई, ओके 1 मिनट। अगर मान लो ऐसे गलत होता तो आपको ऐसे ही एक बार काट देना, उससे ज्यादा नहीं काटना। ये वाला तो बिल्कुल मत करना, ये मैंने गलती से हो गया, ऐसे नहीं करना। अगर मान लो ऐसा गोल में आपको हुआ तो आप एक बार, जैसे अगर ये आपने गलती से लिख दिया तो आपको बस ऐसे कर देना, हो जाएगा। और ये तो स्पेलिंग गलत हो गया था तो काटना जरूरी, वो लाइन हम छोड़ देते हैं पूरे तरीके से। हम फिर से यहाँ पे 1 का एरो देंगे, यहाँ पे मुझे हेडिंग बनाना है ट्रोपोस्फेयर। एक्चुअल में ना बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे, यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं मिल पा रहा था रूम पे मेरे, जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ। काफ़ी मुश्किल से ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ। सो बस उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो, नहीं तो फिर मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ओके, मुद्दे पर इस तरीके से हमें हेडिंग देना ट्रोपोस्फेयर, देन हम यहाँ पे उसको कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो भी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, ये तो ऐसा पॉइंट्स है ना, इट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ, खत्म हो गया बॉर्डर हमारा, उसके बाहर हम जाएंगे नहीं, इट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, ऐसे करके और भी जितने पॉइंट्स होंगे हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे। एक सेंटेंस हो गया, एक पॉइंट खत्म। इस तरीके से 2-3 लाइन होंगे, आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो पॉइंट्स में यहाँ बार बार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा 5वां नंबर चीज है वो ये है कि आंसर हमें पॉइंट्स में लिखना है, खासतौर से जहां हमें पॉइंट समझ में आता है पॉइंट्स में लिख देना है। अब पॉइंट्स का ना मतलब बच्चे ये समझ लेते हैं कि अच्छा सर ए नंबर, बी नंबर, या फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके लिखना, नहीं वैसा बात नहीं होता है। जब हम पैराग्राफ, जैसे ये आंसर जो पैराग्राफ में ना, तो हमने एक सेंटेंस लिखा इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये एक्चुअल में एक पॉइंट ही था जो हमने लिख दिया। फिर हम लिख लेते हैं इसको, फिर हम इसी में लिख सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ दिस लेयर, द डिस्टेंस ऑफ दिस
लेयर, इस तरीके से हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। अब द डिस्टेंस ऑफ दिस लेयर फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ दिस लेयर फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ दिस लेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर इज 18 किलोमीटर, ऐसा हम बोल सकते, क्योंकि जमीन से लेकर के हमारा जो पहला लेयर तो जमीन से स्टार्ट होता है, ये 18 किलोमीटर तक अप्रोक्स है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रेटोस्फेयर से 18 किलोमीटर इसका दूरी, उसके बीच में डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड हम पॉइंट जैसे जैसे एक सेंटेंस कंप्लीट होगा वैसे वैसे हम पॉइंट्स यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। यही एक्चुअल में ये मीनिंग होता है पॉइंट्स बोलने का। बट आप लोग क्या समझते हो, नहीं सर पॉइंट्स 1 नंबर पॉइंट, सर 2 नंबर पॉइंट, सर 3 नंबर पॉइंट, ये चीज ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। जब एग्जैक्ट अगर आपके पास कुछ ऐसा आंसर है जो आप ऐसे पॉइंट्स में लिख रहे हो तो आप इसी नंबरिंग का यूज करोगे 1 2 3 इंस्टेड ऑफ डाउट। तो यही हमारा हो गया, हमारा यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट। यूज दिस फॉर पॉइंट्स। ओके, पॉइंट्स देने के लिए आप वही यूज करोगे इंस्टेड ऑफ डाउट। बहुत सारे लोग डाउट बनाते हैं जिससे बहुत डाउट रह जाता है, ऐसा डाउट दे देते हैं, इससे क्या होता है बहुत डाउट हो जाता है, इसलिए वो डाउट आपको, ये वाला डाउट आपको यूज नहीं करना, आपको ये वाला यहाँ पर यूज कर लेना है। ओके चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, आंसर हमारा कंप्लीट हो रहा है। ओके सर आंसर कंप्लीट हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि मुझे समझ में आया कि ये लाइन मुझे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है 18 किलोमीटर, ये मुझे अंडरलाइन करना है, इसको हम क्या कर देंगे पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे। ये फर्स्ट लेयर होता है, ये हम अंडरलाइन कर देंगे। इस तरीके से हर आंसर में 2 से 3 पॉइंट ऐसा होगा जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसे हम अंडरलाइन कर देंगे। जो बच्चे ये इन सारी चीजों को अप्लाई करेगा उसका गारंटेड मैं कह सकता हूँ, जो एक्चुअल में जो टॉप करते हैं ना, जिनका 90% 98% या जो भी लोग 90% के एबव स्कोर करते हैं, उनका एक्चुअल में कॉपी का प्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है। और मेरे खुद के लाइफ साइंस में 97 नंबर्स आए थे, फिजिकल साइंस में 98 आए थे, मैथ्स में 88 आए थे। तो इसी तरीके से रिप्रेजेंट करने के द्वारा ही वो कॉपी में मैं नंबर उस तरीके से हासिल कर पाया था। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये अंडरलाइनमेंट आपको सब में करना है, हिस्ट्री में भी करना है, ज्योग्राफी में भी करना है, लाइफ साइंस में करना है। हिस्ट्री में जैसे कई इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे अगर आप रिबेलियन के बारे में लिख रहे हो कि ये कोल रिबेलियन इस साल में शुरू हुआ था, तो वो साल को अंडरलाइन कर दो, इस जगह में हुआ था उस जगह को अंडरलाइन कर दो, इसका लीडर ये तो उस लीडर को अंडरलाइन कर दो। ये चीजें आपको यहाँ पर कैरी ऑन मतलब एकदम रेगुलर वे में करना है, ठीक है। देन हम यहाँ पे सेकंड पेज एक यूज कर लेते हैं, ये पेज तो हमारा हो गया। ओके ठीक है, इस पेज को भी हम वही सेम यहाँ पे काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने से हमारा मार्जिन ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर एक बार हम इसे फोल्ड करेंगे, एक बार इधर से हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, एंड देन हम इसे एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर नीचे में भी हम क्या करते हैं एक बार हम फोल्ड कर देते हैं। ओके चलिए सर, देखिए और मैथ्स से मैंने आपको एक चीज बताया था कि मैथ्स में रफ के बारे में मैंने आपको तो कॉपी भी दिखा दिया, हम कॉपी में ही देख लेते हैं। यहाँ पर वो जो हमारे पास एक कॉपी था जिसमें हमारा मार्जिन देखो, तो रफ के लिए आपको यही सेम चीज यूज करना है। रफ आप यहाँ पे साइड में कीजिए, क्योंकि अदरवाइज देखो एक चीज और कर सकते हैं कि आप पेज के लास्ट में जाओ, पेज के एंडिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो RUGH रफ करके, और इस पेज में आप सारा रफ कर सकते हो जितने भी मैथ्स आप बना रहे हो। ओके बट इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपको बार बार पलट के यहाँ आना होगा। सो इससे बेटर होगा कि आप यहाँ पर ही एक बार ऐसे आप मार्जिन दे दीजिए लाइन में, तो यहाँ पे हेडिंग लगाइए रफ, और जो भी रफ आपको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो गया। देन मैथ्स में एक और चीज मैंने आपको बताया था जो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है, कि आपको ना जो भी आंसर आ रहा है उसको आपको बॉक्स में घेर के लिखना है। ओके सो इन्होंने ये काम नहीं किया है। एक चीज दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारा कुछ यहाँ पे एक्चुअल में डायमीटर निकालना, जैसे ये आंसर आ गया हमारा, हम क्या करेंगे इस आंसर को हम पेंसिल से या फिर ब्लैक पेन से डायमीटर, जैसे हमने आंसर निकाला डायमीटर बराबर, ये हम इस तरीके से डब्बा में बंद कर देंगे बॉक्स में। तो ये बॉक्स आपको यूज करना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी क्या होता है वो एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं चेक करते, उनको ये होता है कि आंसर चेक करते हैं मैथ्स में, तो उनको दिख जाएगा कि हाँ आंसर ये है, तो बस आपको +5 मार्क्स या +3 मार्क्स जो भी होगा वो आपको बैठा करके आगे बढ़ जाएंगे। ये चीजें आपको सब में करनी है। जैसे यहाँ पे भी आंसर आया हमारा, हम क्या करेंगे इसको डब्बा में बंद कर देंगे, यह काम करना आपको जरूरी है। सब जगह मैं करके दिखा रहा हूँ इसीलिए आपको, तो ये भी चीज मैं आपको डब्बा में बंद कर दूंगा। हो गया, चलिए अब कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें नजर आ रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, फिर ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। देखो ये चीज ना आप कभी ये गलती मत करना, ये जो हुआ ये देखो एकदम कितना ऊपर से कुछ मार्जिन नहीं बचा है ना, तो ये आपको नहीं करना, आपको थोड़ा सा ऊपर से जगह लेकर के आपको नीचे लाइन ड्रॉ करने हैं यहाँ पे। एंड देन ये जब नक्शा आपका बन जाए, जब कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट बन जाए, तो आप पेंसिल का यूज करेंगे और एक डब्बा लेंगे, आपको एक डब्बा बनाना है चारों तरफ। ओके इस तरीके से जो आपका मेन कंस्ट्रक्शन होगा। ओके ये पेंसिल ने हमारा धोखा दे दिया, कोई बात नहीं है,
ये पेंसिल हमारा बार बार धोखा दे देता है, इसलिए मैं पेंसिल नहीं यूज करता। तो ये डब्बा आपको ऐसे बनाना है। और नामकरण देखो यहाँ पे नामकरण किया गया है, ए बी क्यू सारे नाम यहाँ पे है। एक डब्बा आपने बना दिया। अब फाइनली आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे देखो क्या बोला गया था, सर्कम सर्किल बनाने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि यस दिस इज द रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्कम सर्किल विद सेंटर ओ। ओके, बस सिंपल ये सेंटेंस आपको लिख देना है बॉक्स के बाहर, नीचे या फिर ऊपर में, बट एक बॉक्स जरूर बना देना। ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद एग्जामिनर की नजर में आएगा कि हाँ अच्छी बात है, ये ऐसे होगा और ये ऐसे आपको मिल जाएगा। 3 नंबर या 5 नंबर जो भी होगा वो आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, ठीक, ओके सर, चलिए अच्छी बात है, ये हो गया। सारी चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पे देखो मैं हर जगह आपको दिखा रहा हूँ, इन लोग नहीं गया, इस तरीके से आपको अंडरलाइन करके आना है। डिफरेंट पेन से, या तो ब्लैक पेन से करो या फिर पेंसिल से करो, आपको बेनिफिट होगा। चलिए हो गया सर। ओके, सो अभी तक हमने जो चीजें बताई उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं यहाँ पे, और अभी और कोई भी पॉइंट्स नहीं रह गया है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई पेंसिल आपको यूज करना है डायग्राम के लिए, और तो कुछ आप यूज करोगे नहीं। ओके, अब देखो चलो यहाँ पे अब हम एक चीज और आपको बता देते हैं। नीट एंड क्लीन मैंने आपको बता दिया है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करना है, कुछ चीजें ऐसे हैं जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। अब वो क्या मिस्टेक्स है सर, वो हम जान लेते हैं। चलिए एक फ्रेश पेज में ही लिखते हैं, ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करना है। नहीं करना है सर, तो क्या नहीं करना है? पहला, डू नॉट मिस्टेक इन नंबरिंग। डू नॉट मिस्टेक, ये कौन मिस्टेक इन नंबरिंग, यानी कि नंबरिंग में आपको मिस्टेक ऐसा नहीं हो कि 9 नंबर आपने लिखा और आंसर लिख दिया, 8 नंबर का 10 नंबर लिखा आंसर लिख दिया उसका। ठीक है, और एक नंबरिंग ये वाला भी होता है, जैसे ये कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने दे दिया, ऐसे हम कर दिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखते ही नहीं है, वो सब हेडिंग देते हैं एमसीक्यू, देन ऐसे करके आप चले जाते हो। या फिर कुछ क्या कहते हैं, एमसीक्यू देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं, वो डायरेक्ट ना ऑप्शन लिखना शुरू कर देते हैं, बी ए सी डी इस तरीके से। तो वो बिल्कुल नहीं करना है आपको, एकदम पाप है ऐसा करोगे तो, बता देता हूँ, पाप लगेगा बहुत बड़ा वाला, हटाते हैं ये काम आपको नहीं करना है। और सीक्वेंस में लिखना है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे सारे ही पॉइंट्स हमारा कवर हो चुका है जो मुझे आपको बताना था। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स नहीं बच गया है, इसके ऊपर आप ध्यान रखोगे कि आपका यहाँ पे किसी भी तरीके का मिस्टेक ना हो नंबर में। ठीक है, एंड देन यहाँ पे एक और कट आपको नहीं लगाना है, यानी कि गलत हो गया तो नहीं लगाना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मान लो मैं कुछ लिख रहा हूँ, अब जैसे मान लो ये चीज ही मैंने लिखा, ओके, मतलब ये जो मैंने पूरा आंसर लिखा, ये पूरा ही आंसर मुझे ऐसा लगता है कि गलत है, तो मुझे इस पूरे आंसर को काटना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली हम यूज करेंगे पेंसिल का, बट पेंसिल हमारा धोखा दे रहा है। हम पेंसिल का यूज करेंगे और सिंपल सा एक ऐसा कट लगाएंगे, बस हो गया हमारा। अगर आप ज्यादा अच्छा करना चाहते हो तो चारों तरफ ऐसे बॉक्स बना दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप बॉक्स बना दो, बॉक्स बना दिए, बस हो गया। बॉक्स बनाने के बाद ये लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, बस इसके इसको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। तो कितना खूबसूरत लग रहा है। काटना भी तो ऐसा काटो कि सामने वालों को पता ही नहीं चले कि उसका कट गया है। ओके, मतलब आंसर गलत आंसर। ठीक है, ये चीज है। तो यही हो गया, और हमारे पास में चेक कर पा रहा हूँ और कोई पॉइंट्स हमारा बचा नहीं, हमने सारा पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर लिया है। सो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसा आपका कॉपी प्रेजेंटेशन होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं देन आपका जो मार्क्स है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप जितना लिख के आओगे उतना मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा, तो फिर मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि भाई हमने जो लिखा है उसका पूरा का पूरा मार्क्स हमें मिल पाए, मार्क्स कहीं पे भी ना कटे। ठीक है, तो सारे जितने भी पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ डिस्कस किए, उन सारे पॉइंट्स को मैं मतलब बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में आपको इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा। वीडियो अपलोड होने के आधे घंटे या फिर हो सकता है वीडियो अपलोड होने से पहले ही मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूं। अगर आप में से कोई ऐसे जो आप फॉलो नहीं करते हैं मुझे अभी तक, तो मैं अपना प्रोफाइल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, जाइए चेकआउट कीजिए एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ताकि ये सारे अपडेट्स आपको मिस ना हो पाए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके लिए बताया हो और ये सब आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इससे आपको कुछ भी अच्छा समझ में आया, कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। एंड फाइनली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। कल आपका बोर्ड एग्जाम से जाइए, बहुत अच्छे से दीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं एंड आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा, क्योंकि आपने तैयारी की है। इन केस आपकी तैयारी नहीं भी हुई है देन उस केस में भी आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बता दिया है। जैसे मैंने आपको देखो, अगर मान लो कोई बच्चा ऐसे है जिनको पेपर प्रेजेंटेशन देखना था, वो यहाँ पे वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई ऐसे हैं जिन्होंने भी कुछ नहीं कर रखा है, तो मैंने उनके लिए ना सजेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। हर एक सब्जेक्ट का सजेशन है, आप उस सजेशन को फॉलो कीजिए। मैंने सजेशन का सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप इन सारे चीज़ों को एटलीस्ट पढ़ लीजिए, आप आराम से इजीली आप यहाँ पे पासिंग मार्क्स स्कोर कर जाओगे। ओके, पासिंग मार्क्स आप स्कोर कर जाओगे।
अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, वो इंपॉर्टेंट सजेशन देने के बाद भी वो कुछ और ढूंढ रहे हैं। मैंने उनको काफ़ी मेहनत से एफर्ट लगा करके उसको प्रिपेयर किया है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा है, बट बहुत सारे बच्चों को ये कहना है कि ये तो फ्री का चीज़ है, तो फ्री का चीज़ है तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। तो इस वजह से जो लोग हैं इस सजेशन को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। बट अब ये आपकी गलत हरकत है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो, क्योंकि आप पछताने वाले हो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। सो फिलहाल इतना ही इन्फॉर्मेशन था, बाकी कल जाइए एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, और देन बाकी कल देखते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज का जो पेपर है वो किस तरीके का आ रहा है। तो तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में।